नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे बजट 2022 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2022 का आम बजट पेश किया। बजट में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का जिक्र किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2022 अगले 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा। साथ ही साथ कहा कि 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और गरीबों को 80 लाख घर देने का प्लान है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कहा कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस भी कटेगा। इसके अलावा कहा गया कि टैक्स रेट में मिला पूरा पैसा जब्त होगा। तो क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। जो आम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, और यहां पर आपको बताते चले 80 लाख लोगों को घर देने का भी लक्ष्य रखा गया है और इस बजट में 25 साल की बुनियाद तैयार हुई है। तो आपको बताते चले इस बजट को लेकर के कुछ बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार किया जाएगा। किसी भी तरह के एलटीजीसी पर अब 15% तक इनकम टैक्स में राहत को लेकर के अब तक कोई ऐलान नहीं। तो बात कर रहे हैं बजट 2022 की। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं बजट को लेकर के कुछ खास बातें। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट, 60 लाख लोगों को दी जाएंगी नौकरियां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा, एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे, निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखा गया है, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। बजट की कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें आएंगी, 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज, 750 नए ई लैब्स बनेंगे, गांव और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, 2022-23 में चिप वाले ई पासपोर्ट बनेंगे, शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा, बैटरी अदला बदली पॉलिसी बनेगी, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स की छूट, एमपीएस में 14% केंद्र और राज्य का योगदान, क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स, क्रिप्टो करेंसी पर 1% टीडीएस कटेगा, बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट। तो वहीं 60 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां, तो बजट की कुछ बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। आज आम बजट पेश हुआ है और यहां पर युवाओं को, महिलाओं को और गरीब तबके के लोगों को राहत देने का काम किया गया। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ पाए। गांव और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, 2022-23 में चिप वाले ही पासपोर्ट बनेंगे, शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा, तो वहीं बैटरी अदला बदली पॉलिसी भी बनेगी, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट,
तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी अब टैक्स देना पड़ेगा। 30% का लगेगा टैक्स। 60 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो आपको बताते चले, आज आम बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, और महिलाओं को, युवाओं को और गरीब तबके के लोगों को राहत देने की यहां पर बात की गई। अगले 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा ये बजट। तो वहीं आपको बता रहे हैं क्या कुछ सस्ता हुआ है। कृषि उपकरण सस्ते हुए, चमड़े का सामान और कपड़ा भी सस्ता हुआ है। विदेशी मशीनें सस्ती हुई हैं। खेती का सामान भी सस्ता किया गया। मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते हुए हैं। जूते चप्पल भी सस्ते। हीरे के गहने भी सस्ते हुए। तो आम बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार इस आम बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ। कृषि उपकरण सस्ते हुए हैं, किसानों को यहां पर राहत दी गई है। चमड़े का सामान और कपड़ा भी सस्ता हुआ है। विदेश से आई मशीनें भी सस्ती। खेती का सामान भी सस्ता हुआ। मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते हुए। जूते चप्पल भी सस्ते। हीरे के गहने भी सस्ते हुए। तो चमड़ा सस्ता हुआ है, कपड़ा सस्ता हुआ है, विदेशी छाता महंगा हुआ है। तो आपको बताते चलें बजट 2022 में क्या कुछ खास है, इस पर हम नजर डाल रहे हैं और आपको हर एक जानकारी बजट से जुड़ी आपको हम दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। 2022-23 में चिप वाली पासपोर्ट बनेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम बढ़ाया जाएगा। शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा। बैटरी अदला बदली पॉलिसी भी लाई जाएगी। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथा बजट पेश किया है। आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा तो वहीं कुछ सामान सस्ता भी हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी। कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता हुआ। खेती के उपकरण सस्ते हुए। मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ। जूते चप्पल सस्ते हुए। हीरे के गहने सस्ते हुए। पैकिंग के डिब्बे सस्ते हुए। ज्वेलरी भी सस्ती हुई है। और महंगा क्या कुछ हुआ है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। छाता महंगा हुआ है। कैपिटल गुड्स महंगे हुए। बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल भी महंगे हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले इमिटेशन ज्वेलरी महंगी हुई है। आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया और कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में यह घोषणा हुई है कि 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी। पीएम ई विद्या चैनल लाया जाएगा। 2023 में 80 लाख घर बनाए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। आईटीआर में गड़बड़ी सुधारने के लिए 2 साल मिलेंगे।
एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 14% किया गया। पेंशन में टैक्स छूट का ऐलान किया गया। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में यह भी ऐलान किया गया कि चिप लगे हुए ई पासपोर्ट 2022-23 से लागू हो जाएंगे। डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी। 2022 में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेंगे। रक्षा में रिसर्च के लिए 25% बजट का प्रावधान किया गया है। तो हम बजट 2022 पर चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ खास है। लेकिन आम आदमी यहां पर फिर भी निराश लग रहा है, क्योंकि टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव देखने को यहां पर नहीं मिले हैं। उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में जब उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच शुरू की तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिजिटल बजट आज पढ़ा गया। आपको बताते चले, इसी साल से डिजिटल करेंसी भी लॉन्च हो जाएगी। यह भी बजट की एक खास बात है। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया लाने जा रही है। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा और कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटा करके 15 कर दिया गया है। तो बजट 2022 की हम बात कर रहे हैं। कुछ बड़ी बातें भी आपको हमने बताई हैं। ऐसे में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। Growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. बजट 2022 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में कोरोना के चलते पाबंदियों में थोड़ी छूट दी गई, जिसके चलते प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जहां बिना वैक्सीनेशन के छात्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी। टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का काल के बाद एक लंबे समय के बाद स्कूल फिर से खुले हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों ने मास्क भी पहन रखा है और सैनिटाइजेशन पूरी तरीके से हुआ है। बच्चों सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों का टेम्परेचर भी नापा जा रहा है। तो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। और एक बड़ी बात आपको यह भी बता देते हैं कि जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है, सिर्फ उन्हीं बच्चे को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। तो झज्जर, हिसार, जींद और भिवानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्कूल खुल चुके हैं प्रदेश में और एक बार फिर से बच्चे स्कूल वापसी कर चुके हैं। कोरोना गाइडलाइंस के नियम के तहत स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई है। खबर तो शाम से है, जहां जनवरी में डाडम के पहाड़ में पत्थर गिरने से हादसा हुआ था। वहीं आपको बताते चलें, जिसकी जांच को लेकर के कमेटी गठित की गई थी। आपको बता दें, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम ने हादसा स्थल पर पहुंच करके जायजा लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डाडम घटना स्थल पहुंची है जांच टीम और पूरी तरीके से हर एक पहलुओं पर जांच की जा रही है। 8 सदस्यों की टीम गठित की गई थी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद के नेतृत्व में यह टीम गठित की गई थी।
गुरुग्राम पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अमित नाम का बदमाश गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के मानेसर कासन गांव में हुए हत्याकांड में अमित आरोपी है। वहीं अमित नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी। मानेसर के सेक्टर 8 में मुठभेड़ हुई। इसी के साथ मानेसर के मेडियोर हॉस्पिटल में बदमाश को भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि पिछले साल दिवाली की रात पूर्व सरपंच गोपाल के घर में घुसकर कई बदमाशों ने गोलियों से भूनकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। आपको बताते चले जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो इस मामले में भी संलिप्त बताया जा रहा है। पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जगमोहन सिंह कंग के बेटे यदविंदर सिंह ने सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब इंफोटेक से इस्तीफा दे दिया। वहीं पंजाब से ब्यूरो हेड रणजीत सिंह ने यादविंदर सिंह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बीती रात कांग्रेस पार्टी की फाइनल लिस्ट पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित जारी हुई और चरणजीत सिंह चन्नी दूसरी सीट बठोड़ से भी चुनाव में उतरने वाले हैं। उसे लेकर एक बार फिर नाराजगी जो है जगमोहन सिंह कंग और उनके सपुत्र यादविंदर सिंह कंग के सामने आई है। यादविंदर जी हमारे साथ हैं। यादविंदर जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। यादविंदर जी, पहले मेरा सवाल, बीते कल आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीनियर उप प्रधान इंफोटेक के आप पंजाब के थे। उससे संबंधित क्या मन पूरा बन गया कि अब आजाद चुनाव लड़ना ही लड़ना है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि जो ये चरणजीत सिंह चन्नी भ्रष्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने के लिए मैंने इस्तीफा दिया, और दूसरा क्योंकि हमने चुनाव लड़ना है मैंने उसके लिए भी इस्तीफा दिया, क्योंकि हम अपनी असूलों की लड़ाई जारी रखेंगे। बीते 2 दिन पहले विजय कुमार टिंकू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंस का केस चल रहा है वो अब जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी के सबूत लेकर के आते हैं। आखिर तथ्य क्या है, ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखो जी, ये तो जो आप दस्तावेज कंग साहब ने आपको प्रोवाइड किए हैं, कागज बोलते हैं, जज साहब के उसमें बयान लिखे हुए हैं, उनके सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो केस उन पे चल रहे हैं, इतने केस चल रहे हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी एक आर्टिकल जो है अखबार में छपा, उसे भी आपने प्रेस नोट में साथ लगाया कि हरीश चौधरी जो है वो राजस्थान से सस्पेंड मंत्री हैं। तो क्या लगता है कि हरीश चौधरी और चरणजीत सिंह चन्नी को आप आड़े हाथों लेते हैं? इसका मुख्य कारण क्या? इसका मुख्य कारण ये है कि जो भ्रष्टाचार ये चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं, जो ईडी के रेड पड़े हैं, आप सबके सामने जो इतना पैसा आपने देखा है, ये सारी चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश चौधरी की मिलीभुगत है। हरीश चौधरी ने सीएम अपने रेजिडेंस में अपना सारा तामझाम रखा हुआ है, वहीं से सारी सरकार चलाते हैं। आज तक आपने इतिहास में कभी देखा है कि जो प्रभारी हो कांग्रेस पार्टी का वो मुख्यमंत्री निवास में रहे और वहां से सारी सरकार चलाए? सिर्फ उनके जो निजी करप्शन के जो एजेंडा है उसको परसू करने के लिए वहां बैठकर सारे ये गलत सही काम दोनों जने मिलकर करते हैं। अमूमन यादविंदर जी, ये देखा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो वो 2 सीटों से लड़ता है। और क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार कांग्रेस ने मन बना लिया, पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी सीएम चेहरा हो सकते हैं? यही कारण है कि वो बठोड़ से चुनाव लड़? कांग्रेस के मन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, वोटें तो जनता ने डालनी है। जो जनता की आवाज होगी वही मुख्यमंत्री बन पाएगा। अगर इतना मन बना लिया चरणजीत सिंह चन्नी सारे पंजाब में अगर कांग्रेस जिता के लाएंगे, तो अपने इलाके से क्यों भाग रहे हैं वो? क्यों उन्होंने एक दिन लेट करवाई? जो 8 नाम और आने थे कांग्रेस पार्टी के, एक दिन और उन्होंने लिस्ट लेट कराई और लास्ट लिस्ट में अपना नाम क्यों डलवाया एंड में? क्योंकि उनको दिख रहा था कि चमकौर साहब से मेरी हार होगी, मैं विधानसभा में बैठने लायक भी रहूंगा नहीं, मुख्यमंत्री की बात तो दूर की है। यादविंदर जी, आप निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एक तरह से परचम लहराते रहे और सभी पार्षदों के चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहे, लेकिन आखिर नतीजा ये हुआ कि अकाली दल ने अपना प्रधान जो है वो बना लिया। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? वो तो जी जैसे आपको बता के हटे हैं कि हमारे 15 एमसी थे जो इकट्ठे वोट डालने अंदर गए थे। चरणजीत सिंह चन्नी भतीजे ने, मनप्रीत मन्ने ने क्रॉस वोटिंग की है।
कांग्रेस कैंडिडेट को ना डाल के अकालियों के कैंडिडेट को उसने वोट डाली है, जिसके कारण कि प्रधान वहां एक वोट से अकालियों का बन गया। तो अब क्या बठोड़ में भी जाकर के चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ? बिल्कुल जाएंगे जी। चमकौर साहब, मोरिंडा तो हमारा पुराना इलाका है। 1992 से लेके अब तक कांग साहब ने हमने वहां सेवा की है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आज भी सुबह से मेरे को कम से कम 15-20 फोन मोरिंडा चमकौर साहब से आए हैं कि कांग साहब तैयार हो जाओ, अब ये चमकौर साहब मोरिंडा खरड़ की लड़ाई हम भदौड़ लेके चलेंगे, वहां भी लड़ाई लड़ेंगे और वहां से भी चन्नी को भगाएंगे। मेरा आखिरी प्रश्न है, आपके हलके के जो हमारे दर्शक हैं वो भी बार बार पूछें कि यादविंदर आखिरकार कब नामांकन दाखिल करने वाले? वो मैं पहले भी बताकर हटा हूं जी कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कारण थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम। आज दोपहर को या कल सुबह हम अपने कागज दाखिल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यादविंदर। और अब ये देखने वाली बात होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी की आखिर मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं। पहले चमकौर साहब में जगमोहन सिंह कंग ने मोर्चा खोला और अब बठोर जाने की बात करें और उनके सपुत्र यादविंदर सिंह कंग आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।